हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर चैप्टर नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर कि नाजीवाद और किस तरीके से हिटलर का उदय हुआ, ये हमें डिस्कस करना है। कल की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? फर्स्ट वर्ल्ड वार को डिस्कस किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है किनके बीच हुआ था वो हम थोड़ा सा देखें तो कल की क्लास में वैसे हमने देख लिया था अलाइज पावर और सेंट्रल पावर के बीच में हुआ था। ठीक है, इन दोनों में क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था और इस वर्ल्ड वार में जो है क्या हुआ था? 1914 में शुरू हुआ था ये। ठीक है, 1917 तक तो क्या था? कौन जीत रहा था? सेंट्रल पावर जो है ये ज़्यादा लीड कर रहा था। लेकिन जैसे 1917 में यूएसए जो है वो शामिल हुआ किसमें? अलाइज पावर में। तो अब जर्मनी जो है वो बुरी तरीके से हार गया और जर्मनी को क्या करना पड़ा? सरेंडर करना पड़ा। और जर्मनी में उस टाइम कौन था सरेंडर करने वाला? हिटलर। तो ये हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हमें देखना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का इफेक्ट जो है वो वर्ल्ड पर कैसे पड़ा, क्या पड़ा। ठीक है, तो ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि वर्सेलीज की ट्रीटी हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है क्या हुआ? वर्सेलीज की ट्रीटी हुई और वर्सेलीज की ट्रीटी जो हुई वो कैसी थी? ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज, ये बहुत ही कैसी थी? ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी। किसके लिए? फॉर सेंट्रल पावर्स। और ये सेंट्रल पावर्स में मोस्टली किसके लिए थी? जर्मनी के लिए। ठीक है, तो 1918 में जो है ये वर्ल्ड वार जो है फर्स्ट उसका एंड हुआ। एंड में 1918 में जर्मनी और ये सेंट्रल पावर्स जो है वो खतरनाक तरीके से हार गए थे। इनको ट्रीटी करनी पड़ी। कौन सी? वर्सेलीज की, जो बहुत ही इसके लिए ह्यूमिलिएटिंग या बेइज्जती भरी थी। किसके लिए? सेंट्रल पावर्स के लिए। ठीक है, अब इन्होंने हर चीज का दोषी जो है इन्हीं को ठहराया। इनके जो रिसोर्सफुल एरिया जो थे जैसे राइनलैंड वाले, तो इनको जो है इनसे स्नैच कर लिया गया था और वीमर रिपब्लिक को इसका रेस्पॉन्सिबल ठहरा दिया गया कि सेंट्रल पावर जो है उनके हारने का कारण या ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है? वीमर रिपब्लिक है। इसी को रेस्पॉन्सिबल जो है वो ठहरा दिया गया था। तो आज हमें डिस्कस करना है द इफेक्ट्स ऑफ द वार, युद्ध के प्रभाव। The war had a devastating impact on the entire continent, both psychologically and financially. अब देखिए ये वर्ल्ड वार जो हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ, ये इसका बहुत ही डिवास्टेटिंग यानी खतरनाक असर, नुकसानदायक असर जो है वो पड़ा किस पर? एंटायर कॉन्टिनेंट पर। ठीक है, बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली, यानी मानसिक और आर्थिक दोनों तरीके का प्रभाव ही कॉन्टिनेंट पर पड़ा। कौन से कॉन्टिनेंट पर? एंटायर कॉन्टिनेंट कौन सा? यूरोप। क्योंकि ये कंट्रीज जो है यूरोप के ही थे और ये आपस में लड़ रहे थे। फ्रॉम ए कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डेब्टर्स। अब ये कॉन्टिनेंट कभी कैसा हुआ करता था? क्रेडिटर हुआ करता था, यानी दूसरों को लोन देने वाला हुआ करता था, यानी इकोनॉमिकली साउंड हुआ करता था। लेकिन जैसे ये वर्ल्ड वार हुआ
इसकी वजह से इनकी इकोनॉमी और साइकोलॉजिकली दोनों तरफ से ये टूट गए। इस वजह से ये क्या बन गया, डेब्टर बन गया, कर्जदार बन गया। इसको दूसरे कंट्रीज से पैसा उधार लेना पड़ा। Unfortunately, the infant Weimar Republic was being made to pay for the sins of old empire। और दुर्भाग्यवश जो इस युद्ध के बाद वीमर रिपब्लिक बनी उसको भुगतना पड़ा, सारा पेमेंट जो है उसी को करना पड़ा। अब इन अपराधों के लिए जो ओल्ड एम्पायर ने जो गलती की उस गलती की सजा भुगतनी किसको पड़ी, इसे वीमर रिपब्लिक को। गलती तो की थी ओल्ड एम्पायर ने और भुगतना पड़ा किसको, वीमर रिपब्लिक को। द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ वार गिल्ट। अब देखिए इस युद्ध का पूरा दोष जो है किस पर डाला गया, वीमर रिपब्लिक पर डाला गया कि ये वर्ल्ड वार जो है वो किसकी वजह से हुआ, वीमर रिपब्लिक की वजह से हुआ। तो इन्होंने क्या किया, सारा दोषारोपण उसी पर कर दिया गया। अब उसी पर कर दिया गया है तो इसको क्या करना पड़ा, बर्डन ऑफ वार गिल्ट जो है यानी युद्ध का जो दोषारोपण जो है उसका बर्डन भी किसको उठाना पड़ा, इसी वीमर रिपब्लिक को उठाना पड़ा। और नेशनल ह्यूमिलिएशन, ये जो राष्ट्रीय बेइज्जती जो हुई थी उसका गिल्ट भी या उसका दोषारोपण भी उसी पर किया गया। एंड वाज फाइनेंशियली क्रिपल्ड बाय बीइंग फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन। और फिर सारा कंपनसेशन जो है उसी से दिलवाया गया, किससे, वीमर रिपब्लिक से यानी जर्मनी से। अब पूरा कंपनसेशन जो है वो जर्मनी से दिलवाया गया तो जर्मनी जो है वो क्या बन गया, क्रिपल्ड यानी अपंग बन गया। पैसा था वो तो सारा किस में दे दिया, कंपनसेशन में दे दिया, युद्ध कंपनसेशन में। दोज हु सपोर्टेड द वीमर रिपब्लिक मेनली सोशलिस्ट्स, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स became easy targets of attack in the conservative nationalist circles। और वीमर रिपब्लिक जो था उसको सपोर्ट करने वाले मान लो, चाहे उनकी हेल्प करने वाले मान लो वीमर रिपब्लिक के मेंबर्स जिनमें समाजवादी लोग थे, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट, ये क्रिश्चियनिटी के ही 2 पार्ट थे। तो कैथोलिक्स थे, डेमोक्रेट्स थे, ये बिल्कुल आम यानी इजी टारगेट बन गए, आसानी से टारगेट बन गए किनके, कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्किल के। जो अब भी कंजर्वेटिव विचारधारा वाले, जो राष्ट्रीय विचारधारा वाले लोग जो थे उन्होंने निशाना किसको बनाया, सोशलिस्ट को, कैथोलिक्स को और डेमोक्रेट्स को, कि गलती आप लोगों की है, आपने जो किया उसी की वजह से आपको भुगतना पड़ रहा है। दे वर मॉकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स। और ये जो सोशलिस्ट हैं, कैथोलिक हैं, डेमोक्रेट्स जो हैं, इनको मजाकिया तौर पर मॉकिंगली मजाक उड़ाते हुए क्या कहा गया, नवंबर क्रिमिनल्स यानी नवंबर अपराधी कहा गया। This mindset had a major impact on the political developments of the early 1930s as we will soon see। और देखिए लोगों की ये माइंडसेट जो थी, धारणा जो थी, इसका बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो राजनीतिक विकास पर पड़ा। कब, 1930 के शुरुआती दशक में, जिसके बारे में हम आगे जल्दी ही देखेंगे कि क्या हुआ था, क्या प्रभाव पड़ा था। तो देखेंगे कि इस फर्स्ट वर्ल्ड वार का क्या प्रभाव पड़ा। The First World War left a deep imprint on European society and polity। इस प्रथम विश्व युद्ध का बहुत गहरा प्रभाव जो है यूरोपियन समाज पर पड़ा और यूरोप की राजनीति पर पड़ा। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस। अब जो है हालत क्या हो गई, युद्ध की वजह से सोल्जर्स जो थे उनका इंपॉर्टेंस बढ़ गया, उनका स्थान जो है सिविलियंस जो थे, नागरिक जो थे, सिटीजन्स जो थे, उनसे ऊपर हो गया था। क्यों, युद्ध की वजह से महत्व किसका बढ़ गया, सोल्जर्स का बढ़ गया। Politicians and publicists laid great stress on the need for men to be aggressive, strong and masculine। अब राजनीतिक लोग और पब्लिसिस्ट जो थे
उन्होंने ज्यादा जोर किस पर देना शुरू कर दिया, स्ट्रेस, कि अब जरूरत है कैसे इंसानों की, एग्रेसिव यानी गुस्से वाले लोगों की, स्ट्रॉन्ग मजबूत और मर्दाना ताकत वाले लोगों की, मैस्कुलाइन मर्दाना। यानी अब ये जो पॉलिटिशियंस जो थे, राजनीतिज्ञ जो थे या पब्लिसिस्ट जो थे, यानी जिसको हम बोल सकते हैं जनता के बारे में सोचने वाले लोग जो थे या राजनीतिज्ञ जो थे, उन्होंने किस पर बल देना शुरू कर दिया कि अब यहाँ वीमर रिपब्लिक की जगह या ऐसे लोगों की जरूरत है जो एग्रेसिव हो, एग्रेसिव यानी एक्साइटेड हो, विगर हो, जिनमें जोश हो, मजबूत हो और मैस्कुलाइन हो, मर्दाना पावर उनमें हो। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ, मीडिया जो है उसने भी ट्रेंच लाइफ जो थी उसी को ग्लोरीफाई किया, उसी की गौरव गाथा गाई। द ट्रुथ हाउएवर वाज दैट सोल्जर्स लिव्ड मिजरेबल लाइव्स इन दीज ट्रेंचेस, ट्रैप्ड विद रैट्स फीडिंग ऑन कॉर्प्सेस। अब देखिए सच्चाई हकीकत में क्या थी उस समय, सैनिक जो थे उनकी जिंदगी तो बहुत ही मिजरेबल थी, दयनीय थी, कि किनमें, उन खाइयों में। ट्रेंचेज लाइफ, ये ट्रेंच लाइफ जो बताई है कि सैनिक जो है वो खाई जो होती थी, बंकर जो होते थे, उनमें पड़े रहकर युद्ध लड़ते थे। तो अखबार ने तो, मीडिया ने तो ग्लोरीफाई किया उसको, लेकिन वास्तविकता नहीं थी वो। वास्तविकता में तो वो बेचारे बहुत परेशान थे, बहुत ही मिजरेबल लाइफ जो है, दयनीय जिंदगी जो है वो बिता रहे थे, क्योंकि उन ट्रेंचेज में पड़े रहकर वो किसके साथ ट्रैप्ड थे, चूहों पर, चूहों के साथ बंधे हुए थे, जो चूहे शवों को खाकर जी रहे थे, क्योंकि सैनिक मारे भी जा रहे थे, वो भी उन्हीं खाइयों में पड़े थे, तो मरे हुए शवों पर चूहे आएंगे। अब उन चूहों के साथ बेचारे बाकी के सैनिक रह रहे थे, तो उनकी क्या लाइफ थी, बहुत परेशान थे। लेकिन मीडिया ने उनको फिर भी ग्लोरीफाई किया, यानी गौरव गाथा गाई। दे फेस्ड पॉइजनस गैस एंड एनिमी सेलिंग एंड विटनेस्ड देयर रैंक्स रिड्यूस रैपिडली। सैनिक जो है उन्होंने जहरीली गैस का सामना किया, अपने विरोधी दुश्मन की सेलिंग का सामना किया, गोलीबारी का सामना किया, यहाँ तक कि उन्होंने क्या देखा, उनकी रैंक्स जो है, सैनिकों के पद जो है, रैंक्स जो है, वो भी बड़ी तेजी से रिड्यूस हो रहे थे, वापस नीचे की जा रही थी। एग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्युपाइड सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्फीयर। अब एग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा यानी बहुत ही जोश खरोश के साथ युद्ध का प्रचार जो है वो, और राष्ट्रीय सम्मान जो है, दोनों कहाँ गए, सेंटर स्टेज में। यानी सबके लिए एक ही बात दिमाग में आ गई, सबके चिंतन का विषय क्या हो गया कि बहुत ज्यादा एग्रेसिवली जो वार प्रोपेगेंडा यानी युद्ध का प्रचार प्रसार हो और राष्ट्रीय सम्मान हो। कहाँ, इन द पब्लिक स्फीयर यानी सार्वजनिक क्षेत्र में, स्टेज के सेंटर में, यानी सबके, हर व्यक्ति के बातचीत का जो केंद्र जो था वो क्या बन गया, नेशनल ऑनर और एग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा, यानी एक्साइटेड या जोश के साथ युद्ध प्रचार जो है यही केंद्र बन गया। वाइल पॉपुलर सपोर्ट ग्रू फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप्स। और अब देखिए जैसा कि जो हमने पढ़ा कि सोशलिस्ट हैं, इसके अलावा डेमोक्रेट्स जो हैं, या फिर कैथोलिक्स हैं, इन सबको तो क्या किया जा रहा था, ब्लेम किया ही जा रहा था, इजीली टारगेट किया ही जा रहा था। तो अब पावर किसका बढ़ गया, कंजर्वेटिव्स का। तो अब जो है सपोर्ट किनको मिलने लगा, कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप्स को जो है सपोर्ट मिलने लगा, दैट हैड रिसेंटली कम इनटू बीइंग। और अब कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप जो है वो शासन में आ गई। डेमोक्रेसी वाज इंडीड ए यंग एंड फ्रेगाइल आइडिया। अब डेमोक्रेसी जो है वो बहुत छोटा और फ्रेगाइल, इजीली टूटने वाला विचार बन गया। विच कुड नॉट सर्वाइव द इनस्टेबिलिटीज ऑफ इंटरवार यूरोप। और अब डेमोक्रेसी को क्या माना गया कि ये सर्वाइव नहीं कर सकता
ये जो अस्थायित्व जो है यूरोप में आंतर युद्ध होने के कारण जो इंस्टेबिलिटी जो आ गई है उसमें डेमोक्रेसी जो है वो सरवाइव नहीं कर सकती। तो कौन सरवाइव करेगा? कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप जो है वो सरवाइव करेगी। ऐसी सोच लोगों की हो गई थी। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। अब देखिए हमने क्या देखा कि किस तरीके से युद्ध का प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ वार कौन सा? फर्स्ट वर्ल्ड वार। इसका क्या पड़ा? तो अगर हम देखें तो क्या असर पड़ा? सबसे पहला तो क्या था कि यूरोप जो है क्या बन गया था? इकोनॉमिकली और साइकोलॉजिकली क्या हो गया था? वीक हो गया था, बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। ठीक है, और उसका ब्लेम जो है सारा किस पर डाला गया? वीमर रिपब्लिक पर डाला गया। और वीमर रिपब्लिक जो है उसमें उसके सपोर्टर कौन थे? सोशलिस्ट हैं, डेमोक्रेट्स हैं, कैथोलिक्स जो हैं, उनको इजीली टारगेट बनाया। किसने बनाया? किसने? कंजर्वेटिव डिक्टेटर्स ने। ठीक है, इस वजह से अब जो है सेंट्रल पावर्स जो थे उनके लोगों में क्या देखा गया कि सिविलियंस की बजाय जो है महत्व किसको ज्यादा दिया जाने लगा? सिविलियंस की बजाय सोल्जर्स को। यहां तक कि मीडिया ने भी सोल्जर्स ने जो ट्रेंच लाइफ बिताई थी उसी का गुणगान करना शुरू कर दिया था, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। उनकी सैनिक जो थे उनका जीवन तो और भी ज़्यादा बुरा हो गया था, बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो गया था। उनको डेड बॉडीज़ के साथ, चूहों के साथ जो है उन खाइयों में रहना पड़ा था। तो इस तरीके से हमने देखा कि अब ये सेंट्रल पावर्स जो थे इनमें ये जो डेमोक्रेसी जो थी इस आइडिया को क्या माना गया? बिल्कुल फ्रेगाइल यानी इजीली ब्रेकेबल आइडिया। कि डेमोक्रेसी जो है वो बिल्कुल यहाँ पर क्या नहीं कर पाएगी? सरवाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि इंटरवार जो चल रहा है यूरोप में, आंतरिक युद्ध जो चल रहा है आपस में, उसकी वजह से इनस्टेबिलिटीज आ गई है, अस्थायित्व आ गया है। और इस इनस्टेबिलिटी में डेमोक्रेसी जो है वो बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो कौन सरवाइव करेगा? डिक्टेटरशिप। और इस वजह से सेंट्रल पावर्स में क्या आ गई? कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा चेंज हो गया। अब हम अगली अपनी क्लास में देखेंगे पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, कि किस तरीके से राजनीतिक रेडिकलिज्म, उग्रवाद यानी उग्र विचारधारा, गुस्से वाली विचारधारा जिसको हम कह सकते हैं, और किस तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस आई, आर्थिक संकट आया। देखिए राजनीति में तो क्या आ गए? एग्रेसिवनेस आ गई। रेडिकलिज्म जिसको हम कह सकते हैं एग्रेसिवनेस। ठीक है, कि अब इस वर्ल्ड वार की वजह से जो है
क्या आया, कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप का रास्ता जो है वो खुल गया। इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म यानी पॉलिटिकल एग्रेसिवनेस आ गई और इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, आर्थिक संकट आ गया। क्योंकि हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है उसकी वजह से यूरोप जो है कभी क्या हुआ करता था, क्रेडिटर हुआ करता था, जो कि अब क्या बन गया था, डेबिटर बन गया था। क्योंकि युद्ध में बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान जो है पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में हुआ। यानी अलाइज पावर देखो चाहे आप सेंट्रल पावर देखो, युद्ध में हमेशा क्या होता है, नुकसान होता है और क्या होता है, जान माल का खात्मा होता है। इस वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है यूरोप जो है इसकी कंडीशन जो है इकोनॉमिकली तो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, भ्रष्ट हो गई थी। जो कॉन्टिनेंट कभी दूसरों को क्रेडिट दिया करता था, आज उसी को दूसरों से डेबिट करना पड़ना शुरू हो गया था। और उसके बाद जो है जो आर्थिक संकट आया वो और पॉलिटिकल एग्रेसिवनेस जो है यूरोप में आई, उसको हम डिस्कस करेंगे अपने अगली क्लास में। और इन सब का जिम्मेदार किसको ठहराया गया, वीमर रिपब्लिक को। ठीक है, तो अब हम ध्यान रखेंगे कि कल की क्लास में हमें डिस्कस करना है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म और इकोनॉमिक क्राइसिस इन यूरोप। आज के लिए इतना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।